लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने मैटरनल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको उसे शॉर्ट करके अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है चाइल्ड हेल्थ। तो अगर मैं बात करूँ चाइल्ड हेल्थ के टॉपिक की, तो केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन इज़ डन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग एज ग्रुप्स। केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन इज़ डन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग एज ग्रुप्स। तो आपको इसमें एज ग्रुप का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है इन्फेंसी। तो इन्फेंसी का मतलब होता है इन्फेंट स्टेज, 0 से लेके 1 ईयर। 0 से लेके 1 साल तक बच्चा इन्फेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इन्फेंट का मतलब होता है 0 से लेके 1 साल तक का जो बच्चा है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद आता है नियोनेटल पीरियड। नियोनेटल पीरियड होता है 0 से 28 डेज़ का। माइंड यू, ध्यान दे इस बात पे, 0 to 28 डेज़ का होता है नियोनेटल पीरियड। जब नया नया बच्चा होता है तो उसे बोलते हैं नियोनेटल पीरियड, नया नया बच्चा। तो 0 से 28 डेज़ का मतलब कि 1 महीने का बच्चा हुआ। तो इसमें भी 2 तरीके से डिवाइड कर रखी है इस कैटेगरी को। एक हो गया अर्ली और एक हो गया लेट। अर्ली हो गया जो 1 हफ्ते का बच्चा है, और जो उसके बाद का हो गया वो हो गया लेट नियोनेट, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्ट नियोनेटल पीरियड, ठीक है। पहले आएगा नियोनेटल पीरियड, फिर आएगा पोस्ट नियोनेटल पीरियड। पोस्ट नियोनेटल क्या होगा? जो 1 महीने से 1 साल का बच्चा होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे पोस्ट नियोनेटल पीरियड, ठीक है। उसके बाद आएगा प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज की क्या क्या मतलब होता है? जो बच्चा स्कूल, मतलब होता है ना, जो अर्ली स्कूल जाने वाली स्टेज होती है वो होती है 1 से 4 साल की। आजकल तो खैर माँ बाप का बस नहीं चल रहा, पैदा होते ही स्कूल डाल दें, ठीक है। इतना उनको पढ़ाई कराने का शौक है अपने बच्चों को। पर प्री स्कूल एज जो होती है वो होती है स्कूल जाने की एज से पहले वाली एज, दैट इज़ कॉल्ड प्री। प्री मतलब पहले। तो 1 से 4 साल का बच्चा होता है प्री स्कूल एज का। फिर स्कूल की एज होती है जब बच्चे को हम स्कूल में डाल देते हैं, दैट इज़ 5 to 14 ईयर्स की एज होती है स्कूल की, ठीक है। तो ये हो गए हमारा डिवीजन। इन्फेंट होता है 0 से 1 साल का, ब्रॉड कैटेगरी है इन्फेंट की। बात आती है नियोनेटल। नियोनेटल मतलब नया नया बच्चा। नया नया बच्चा मतलब कि 1 महीने का बच्चा। फिर उसके बाद आता है पोस्ट नियोनेटल, मतलब कि नियोनेटल के बाद का, मतलब कि 1 महीने के बाद से लेके 1 साल तक का। फिर आता है स्कूल में जाएगा बच्चा, तो स्कूल में जाएगा तो स्कूल की होती है 5 से 14 और प्री स्कूल की होती है 1 से 4 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया डिवीजन। ये आपको याद करना है ज़रूरी। कुछ ना लिखो, बस चाइल्ड हेल्थ केयर की डिवीजन भी लिख दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आता है नियोनेटल केयर। तो नियोनेटल केयर में आपको क्या पढ़ना है कि एसेंशियल केयर क्या होती है, ठीक है। तो नियोनेटल केयर में आपको ये देखना है कि एसेंशियल केयर क्या होती है। तो एसेंशियल केयर में क्या क्या आ जाएगा भाई, कि हम सबसे पहले जो बच्चा हुआ है उसका एयरवे में जो म्यूकस है और जो दूसरी सेक्रीशंस है उनको हम सक्शन से निकाल दें, ठीक है। दूसरा, अब क्या करना है, बच्चे का अपगार स्कोर चेक करना है। अपगार स्कोर आपको पता ही होगा कि कैसी उसकी ब्रीथिंग चल रही है, कैसा उसका रेस्पिरेशन है, इन सब चीज़ों का जो रेट है वो अपगार स्कोर होता है। इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, वो हमें 1 मिनट और 5 मिनट पे चेक करनी है। उसके बाद उसका कॉर्ड काटना है, कॉर्ड कट करके स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट से और उसको टाई करना है। फिर हमें 1% AgNO3 उसमें इंस्टिल करके देना है उसको, ताकि उससे गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस ना हो। पहला बात जो होता है वो दिया जाता है उसे सोप और वार्म वाटर से, ताकि उसका जो वर्निक्स है, मिकोनियम है, जो भी उसके ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड की कवरिंग वगैरह है वो सारी उतर जाए। फिर उसके बाद मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। उसके बाद होता है ना, एक मशीन में रखते हैं उसे, ताकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा अप डाउन ना हो, इसलिए। स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, और फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है विद इन एन आवर ऑफ द बर्थ, ठीक है। तो जो ये मैंने येलो से मार्क कर रखे हैं ये आपको याद करने हैं। सबसे पहले बच्चा हो गया 0 से 28 डेज़ में जो होता है वो बच्चा नियोनेटल का कहलाता है। तो सबसे पहले बच्चा हुआ, बच्चा होते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, सक्शन ट्यूब से उसका म्यूकस वगैरह जो भी उसके नाक में फंसा हुआ है, मुंह में फंसा, वो निकालते हैं। फिर उसका अपगार स्कोर चेक करते हैं कि बच्चे की रेस्पिरेशन वगैरह सही चल रही है, सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, एयरवे उसके सिक्योर्ड है नहीं है, ये सब चेक करते हैं। फिर ये सब होने के बाद उसकी कॉर्ड कट करते हैं, कॉर्ड कट करते हैं स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट से। उसके बाद उसको 1% AgNO3 देते हैं ताकि उसको गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस ना हो। उसके बाद उसको, अब ये सब हो गया तो नहला देते हैं। नहलाते हैं किससे? वार्म वाटर और सोप से। उसके बाद नहलाने के बाद टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और उसको दूध पिलाएंगे, ठीक है, ताकि उसे अच्छी नींद आए। उसके बाद आता है न्यूनेटल एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एसेंशियल केयर या फिर इमीडिएट केयर, ठीक है, तुरंत ही उसको क्या देना है। उसके बाद आता है न्यूनेटल एग्जामिनेशन। अब बच्चा सो रहा है, मतलब कि अब ठीक ठाक है बच्चा, तो अब उसकी क्या क्या एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। सबसे पहला एग्जामिनेशन होता है, उसको सबसे पहले बर्थ के बाद ही कर देते हैं, टू डिटेक्ट एनी इंजरी ड्यूरिंग द बर्थ। ये देखने के लिए कि कोई इंजरी तो नहीं हुई ड्यूरिंग द बर्थ, या फिर कोई मेलफॉर्मेशन तो नहीं है, ये सब देखने के लिए, ठीक है, कि बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, सांस अच्छे से ले रहा है, ये सब देखने के लिए सबसे पहले एग्जामिनेशन तो वही कर लेते हैं। फिर दूसरी एग्जामिनेशन होती है जो पीडियाट्रिशियन लेता है 24 घंटे के बाद,
जिसमें कि वो डिटेल एग्जामिनेशन करता है बच्चे के हेड और फुट का, ठीक है, मूवमेंट वगैरह देखता है। वो पीडियाट्रिशियन की जॉब होती है सेकेंड एग्जामिनेशन करना। उसके बाद आता है आपका केयर इन स्पेशल कंडीशंस। केयर कैसे करते हैं इन केस ऑफ कंजेनाइटल। अब अगर बच्चे को कंजेनाइटल सिफिलिस है तो उसको बेंजाथीन पेनिसिलिन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्पेशल केयर वाली बात आ गई। उसको BCG वैक्सीन नहीं देनी है अगर उसकी जो मम्मी थी वो HIV पॉजिटिव थी तो, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल बातें जो याद रखनी है कि नहीं देनी है BCG की वैक्सीन उस न्यूबॉर्न को जिसको HIV पॉजिटिव मदर थी, ठीक है। उसको नहीं। बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को मेजर करते हैं। क्या करना होता है उसमें, हमें हेल्थ देखनी होती है बच्चे की, और बर्थ वेट देखते हैं, लेंथ देखते हैं, हेड का सर्कमफ्रेंस देखते हैं, चेस्ट का सर्कमफ्रेंस देखते हैं, ये सब देखते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है ऑफ एट रिस्क न्यूबॉर्न। जो भी एट रिस्क पे होगा न्यूबॉर्न उसका हमें एग्जामिनेशन करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो स्पेशल केयर किसको देते हैं हम, एट रिस्क वाले बच्चों को, ठीक है, जिनका कि बर्थ वेट जो है वो, जो बच्चे 2.5 किलो से भी कम के हैं, या फिर जो बच्चे ट्विन्स है, क्योंकि ट्विन्स में प्रॉपर ग्रोथ अक्सर नहीं हो पाती है। बर्थ ऑर्डर 5 और मोर, ठीक है, या फिर जो 5 से 6 मतलब जो 5वां 6 बच्चा हुआ था किसी माँ को वो, या फिर आर्टिफिशियल फीडिंग हो रही है किसी बच्चे की तो वो, ठीक है। यही सब मतलब कॉमन डायरिया हो गया किसी बच्चे को, ठीक है, ये सब। तो ये सब चीज़ें होती हैं एट रिस्क न्यूबॉर्न की, देखनी पड़ती हैं। फिर आता है इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। तो बस जो इम्यूनाइजेशन में तो कुछ भी नहीं लिखना, बस यही लिखना है तुम्हें कि वैक्सीन दी जाती है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फिर अब बात आ जाती है इन्फेंट की, ठीक है। मैं ये सारा रिवाइज़ कराऊंगी, ऐसे मत सोचो कि पुराने पॉइंट्स तो हम भूलते जा रहे हैं। मैं अभी दोबारा रिवाइज़ कराऊंगी, टॉपिक खत्म हो जाने दो एक बार। केयर ऑफ इन्फेंट में क्या करेंगे, तो केयर ऑफ इन्फेंट में आपको बहुत ईजी है। फीडिंग करानी है, वीनिंग करानी है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है और असेसमेंट ऑफ बिहेवियरल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। ये 4 और एक 5वां हो गया वैक्सीनेशन। 5 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको केयर ऑफ इन्फेंट में। कितनी चीज़ें, 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, फीडिंग। सबसे पहले आपको ये लिखना है उसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, आइडियल है इन कंडीशंस ऑफ इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क, प्रोलॉन्ग इलनेस और डेथ ऑफ द मदर। अगर डेथ हो गई है माँ की, या फिर कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है माँ को कि वो फीड ही नहीं करा पा रही बच्चे को, तब आपको आर्टिफिशियल फीडिंग देनी है। नहीं तो आपको सबसे पहला फॉर्म तो यही है फीडिंग का कि ब्रेस्ट फीडिंग ही देनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो फिर किसी केस में आर्टिफिशियल फीडिंग करा सकते हैं ड्राइड मिल्क पाउडर से, या फिर काउ मिल्क से, या फिर कमर्शियल फार्मूला से। बट मैं तो यही कहूँगी कि कमर्शियल फार्मूला नहीं देना चाहिए। आचार्य काश्यप ने बताया है, जैसे कि हमारे ग्रंथों में, शास्त्र में, उस तरीके से आजा दूध या फिर आप गौ दूध भी दे सकते हैं। अच्छा होगा अगर गिर गाय होगी तो उसको और अच्छा दूध होगा, ठीक है। तो ये हो गया फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीड का वीनिंग का मतलब होता है कि आप ग्रेजुअली विड्रॉल कराएं बच्चे का फ्रॉम द ब्रेस्ट फीड, ठीक है। मतलब कि आपने उसको 1 साल तक पिलाया, धीरे धीरे करके आपको उसकी आदत हटानी है, क्योंकि उसे बाकी सब चीज़ों की भी ज़रूरत है, खाने की भी ज़रूरत है, दाल की भी ज़रूरत है, चावल की भी ज़रूरत है, बाकी की न्यूट्रिशन पूरे करने के लिए। तो वीनिंग इज़ स्टार्टेड अराउंड द एज ऑफ 4 to 6 मंथ्स। 4 से 6 मंथ तक आपको बच्चे की फीडिंग थोड़ी थोड़ी करके कम कर देनी चाहिए, और उसे आपको एक्सटर्नल चीज़ों की फीडिंग शुरू करा देनी चाहिए। बिकॉज द मदर्स मिल्क अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू सस्टेन ग्रोथ, क्योंकि माँ का दूध अकेले ही उसकी पूरी ग्रोथ के लिए पूरी ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है। इट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय सुटेबल फूड। उसको दूसरे फूड देना चाहिए जो कि प्रोटीन में और अदर न्यूट्रिएंट्स में रिच हो। इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री फूड। दीज आर यूजुअली काउज मिल्क, फ्रूट जूस, सॉफ्ट कुक्ड राइस, दाल, वेजिटेबल, सूजी एटसेट्रा, ये सब दे सकते हैं। खिचड़ी बना के दे सकते हैं, सूजी का उपमा दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। उसे बोलते हैं वीनिंग। वीनिंग का मतलब होता है धीरे धीरे करके माँ के दूध से बच्चे को हटा के बाकी की चीज़ों पे लाना, बाकी के फूड आइटम्स पे लाना, ताकि वो अपने दूसरे न्यूट्रिएंट जो हैं वो पूरे कर सके, रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। फिर आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। द पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ मेजरिंग आर weight and height, chest and head circumference. These characteristics are measured and compared with the reference standard. देखना चाहिए कि बच्चा जो है जितना स्टैंडर्डाइज हमें चाहिए उतना बढ़ रहा है कि नहीं। मतलब कि होता है ना कि 2 साल में बच्चे का हाइट ही होना चाहिए, वेट ही होना चाहिए, हेड ही होना चाहिए, चेस्ट सर्कमफ्रेंस ही होना चाहिए। इस तरीके से बच्चा स्टैंडर्ड मेजर्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। देयर इज स्पेसिफिक ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ चार्ट अवेलेबल डिज़ाइन बाय WHO। तो WHO ने डिज़ाइन कर रखा है, वो स्टेप्स भी तो डिज़ाइन कर रखे हैं कि इतने साल पे बच्चा रोता है, इतने साल पे क्रॉल करता है। तो ये सब चेक करने के लिए होता है कि बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर हो भी रही है या नहीं। कि जैसे 2 साल का बच्चा है तो उसका इतना वेट, इतना हाइट, इतना हेड सर्कमफ्रेंस, इतना चेस्ट सर्कमफ्रेंस होना ही चाहिए स्टैंडर्ड मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो वो उतना है कि नहीं, अगर कम है तो मतलब बच्चा ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो उसको हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग इसे ही बोलते हैं। फिर आता है असेसमेंट ऑफ बिहेवियरल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंटल लैंडमार्क्स और माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द टाइम व्हेन द चाइल्ड कैन बी एक्सपेक्टेड टू अटेन सर्टेन स्किल्स और पॉइंट्स इन डेवलपमेंट।
माइलस्टोन चेक करते रहना चाहिए बच्चे का कि 2 साल में बच्चा क्रॉल करने लग गया, 3 साल में, जो भी माइलस्टोन है उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे को चेक करना होता है। इट इज़ असेस्ड इन 4 फील्ड्स। मोटर डेवलपमेंट, अब ये 4 फील्ड्स में चेक की जाती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक तो ये देखना है आपको कि बच्चा माइलस्टोन टाइम से पहुँचे, दूसरा उसमें 4 फील्ड्स चेक करनी है, मोटर डेवलपमेंट, पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, एडेप्टिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर आती है वैक्सीनेशन, तो एज़ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आता है केयर ऑफ प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन। अब 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था, नियोनेटल पढ़ लिया, इन्फेंट पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन। तो कुछ भी नहीं है, दे आर सफरर ऑफ द मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो प्री स्कूल और स्कूल चिल्ड्रन होते हैं ये, इनको सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है मैल न्यूट्रिशन हो जाए, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाए। देयरफॉर स्पेशल केयर रिगार्डिंग दीज प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड। Under 5 clinic are being established for special care of preschool children. The objective is to care in illness, preventive care, growth and monitoring children. देखो मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि केयर ऑफ प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन वाला जो पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो इसे अगर अवॉइड भी करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, बस सिंपली लिखो केयर ऑफ प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन। देयर शुड बी प्रॉपर केयर गिवन टू प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन बिकॉज दिस स्टेज इज़ वेरी सेंसिटिव एंड प्रोन टू इन्फेक्शन एंड मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में और बस इतना ही लिख कर आना कि प्रॉपर केयर ऑफ प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन आर मैंडेटरी बिकॉज दिस एज ग्रुप इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू कैच एनी इन्फेक्शन एंड फॉर मैल न्यूट्रिशन ऑल्सो। दैट्स इट, बस इतनी एक लाइन लिखो, बहुत है। उसके बाद है केयर ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो केयर ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्पेशली आपसे ये टॉपिक पूछेगा नहीं, और विद इन MCH तो ऑलरेडी इतने पॉइंट्स है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, लिख करके आना है। हैंडीकैप के बारे में लिखेंगे, हैंडीकैप इज़ अ रिडक्शन ऑफ पर्सनल कैपेसिटी। एक बंदे की जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी आधी हो चुकी होती है, हैंडीकैप होता है, उसका एक हाथ नहीं, उसका एक पैर नहीं है, तो आधे फंक्शन तो वो कर ही नहीं सकता। टू फुलफिल अ सोशल रोल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पेयरमेंट, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर द रोल और अदर सर्कमस्टांसेस। मतलब कि वो एक तरीके से अपनी फुल कैपेसिटी पे तो काम कर नहीं पाता, ठीक है, इम्पेयरमेंट हो जाती है उसे। Applied to children, the term usually refers to presence of impairment or other circumstances that are likely to interfere with normal growth and development or with the capacity to learn. Children are classified into 3 groups और handicap. हैंडीकैप में भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इन्होंने, फिजिकली, मेंटली और सोशली। फिजिकली हैंडीकैप हो गया जो ब्लाइंड है, डेफ है, या फिर जिसको क्लेफ्ट पैलेट है, या फिर उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, बर्न्स है, इंजरीज हैं, ये सारे हो गए फिजिकली। एक हाथ नहीं है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, पैर नहीं है, ये सब। मेंटली हो गया जो बच्चा मेंटली रिटार्टेड है, डिसेबल है, उसको कुछ सोचने समझने की क्षमता कम है, ठीक है, हाइपर एक्टिव है, ADHD है, ये सब हो गए मेंटली हैंडीकैप। फिर हो गए सोशली हैंडीकैप, ये वो बच्चे हैं जिनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। दीज आर चिल्ड्रन हुज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड एफिशिएंसी आर हैम्पर्ड ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज पेरेंटल इनएडिक्वेसी, डिप्रिवेशन एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। हो सकता है जिस एनवायरमेंट में बच्चा रह रहा है वहाँ पे माँ बाप अक्सर झगड़े करते हैं या वो सेपरेट हो रखे हैं, तो बच्चे को सिर्फ माँ का प्यार मिल रहा है, तो वो बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली इमोशनली जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, तो उसे बोलेंगे सोशली हैंडीकैप बच्चा, ठीक है। फिर आता है अब हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरीके की प्रिवेंशन है। पहला प्रिवेंशन है जेनेटिक काउंसलिंग करी जाए। प्रेगनेंसी जब हो मदर को तभी उसकी काउंसलिंग कर दी जाए कि देखो ऐसे ऐसे एट रिस्क ग्रुप्स होते हैं, उसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन दी जाए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दी जाए ताकि हैंडीकैप वाली सिचुएशन ही ना आए। सबसे पहली बात तो ये है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन ये है कि माँ को एजुकेट करो इन सब चीज़ों के बारे में और उसे पता हो कि ये सब हो सकता है, एट रिस्क ग्रुप्स होते हैं, इम्यूनाइजेशन कराओ, प्रॉपर न्यूट्रिशन दो ताकि उसका बच्चा जो है वो हैंडीकैप हो ही ना, ठीक है। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है कि अर्ली डायग्नोसिस करें हम हैंडीकैप्स की। अगर हैंडीकैप है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्लेफ्ट पैलेट वाले होते हैं उनको हम रिहैबिलेशन कर सकते हैं सर्जरी करके, स्पीच थेरेपी दे के, ताकि वो खाने बोलने लायक, अपने लायक तो हो ही जाए। तो वैसे ही अर्ली डायग्नोसिस करना है हमें हैंडीकैप्स का, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देना है उनको, जो भी फिजियोथेरेपी, जैसे उस केस में हमने स्पीच थेरेपी और सर्जरी करी थी, वोकेशनल गाइडेंस देनी है ताकि वो कुछ तो कमा सकें, ठीक है। अब आता है ये टॉपिक सिलेबस में दे रखा है आपके, इंडिकेटर ऑफ MCH केयर। इंडिकेटर ऑफ MCH केयर में क्या लिखना है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इज असेस्ड थ्रू मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इज एसेस्ड, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है वो हम एसेस करते हैं थ्रू मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड ग्रोथ रेट एंड डेवलपमेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो मदर चाइल्ड हेल्थ केयर जो चल रही है वो कितनी अच्छी चल रही है, वो हमें पता चलता है हमारे मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और ग्रोथ और डेवलपमेंट से, ठीक है। अगर तो अच्छी चल रही है तो ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़िया चल रहा है, मतलब कि मदर अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है,
और अगर हमारा जो MCH केयर है वो ख़राब चल रहा है तो मौतें ज़्यादा होंगी, मोर्टेलिटी बढ़ेगी, मॉर्बिडिटी रेशो बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? तो मदर मोर्टेलिटी रेट 1 महीने में कितनी माओं की डेथ हुई, ठीक है। ये मोर्टेलिटी इन इन्फेंसी में कैसे होती है, अब पता चलना चाहिए ना, पेरीनेटल मरा, ठीक है, या फिर नियोनेटल मरा, ठीक है, या फिर पोस्ट नियोनेटल मरा, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी हुई, तो कौन सी स्टेज पे आके बच्चा मरा, उस हिसाब से डिवाइड कर रखा है मोर्टेलिटी को, ठीक है। इन्फेंसी के स्टेज पे मरा, पेरीनेटल होके मरा, पोस्ट नेटल होके मरा, नियोनेटल मरा, या फिर इन्फेंट मरा, इस तरीके से मोर्टेलिटी रेट डिवाइड कर दी है इन्होंने। फिर मोर्टेलिटी इन चाइल्डहुड, 1 से 4 साल का बच्चा मरा, या फिर 5 साल के नीचे का बच्चा मरा, या फिर चाइल्ड सर्वाइवल रेट कितना है, कितने बच्चे सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये हो गए हमारे इंडिकेटर्स ऑफ MCH केयर, ठीक है। तो इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि हमारी जो MCH केयर है, जो हमारा मदर चाइल्ड हेल्थ केयर है, वो कैसे, कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो देखो, ये जानने के तो 3 ही तरीके हैं, या तो मोर्टेलिटी रेशो देखो, या मॉर्बिडिटी रेशो देखो, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेशो देखो। तो मदर की बात करूँ तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से देख सकते हो। चाइल्ड की बात करूँ तो चाइल्ड में, बच्चों में तो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ना, नियोनेटल, तो नियोनेटल में भी पेरी नेटल और नियोनेटल और पोस्ट नियोनेटल, ऐसे करके 3। फिर इन्फेंट का तो इन्फेंट, और उसके बाद अगर बात करें चाइल्डहुड में मोर्टेलिटी की, तो वो चाइल्ड सर्वाइव कितने कर गए, और 1 से 4 साल के बीच में कितने बच्चे मरे, और अंडर 5 कितने बच्चे मरे। तो ये रेशोज आप देख के बता सकते हो कि MCH कैसा चल रहा है आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाता है। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमने बात करी चाइल्ड हेल्थ केयर की, ठीक है। तो चाइल्ड हेल्थ केयर में हमने बात करी पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इन्फेंट कौन सा होता है, नियोनेटल में 2 आ गए, नियोनेटल क्या होता है, पोस्ट नियोनेटल क्या होता है, प्री स्कूल क्या होता है, और स्कूल क्या होता है। उसके बाद बात करिए हमने नियोनेटल केयर की। नियोनेटल केयर में हम क्या देखेंगे, जैसे ही बच्चा हुआ, तो हमने बोला 0 से 28 डेज़ के बीच में होता है नियोनेटल, तो उसमें हम देखेंगे इमीडिएट केयर करेंगे। इमीडिएट केयर क्या होता है, बच्चा मेरे हाथ में आया, हाथ में आते ही मैं सबसे पहले उसे रिससिटेट करूँगी। तो मैंने उसका म्यूकस वगैरह निकाला, अबगार स्कोर चेक किया, फिर उसके बाद उसका कॉर्ड कट इंस्टिलर ड्रॉप ऑफ 1% AgNO3 डाला ताकि उसे गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस ना हो। फिर उसको फटाफट एक बाथ दिया सोपर वार्म वाटर से, फिर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके ब्रेस्ट फीड के लिए लगा दिया। फिर नियोनेटल एग्जामिनेशन, अब मैं एग्जामिन करूँगी। पहला एग्जामिनेशन तो मैं खुद ही करूँगी कि कोई इंजरी तो नहीं हुई बच्चे को या माँ को, मेलफॉर्मेशन तो नहीं है कोई बच्चे में। फिर सेकेंड एग्जामिनेशन तो पीडियाट्रिशियन करेगा 24 घंटे के अंदर आके। तो दूसरी बात हो गई एग्जामिनेशन की, पहला इमीडिएट केयर, दूसरा उसका एग्जामिन करेंगे, ठीक है, उसको एग्जामिनेशन में लेके जाएंगे। तीसरा आ जाता है, अब कोई स्पेशल कंडीशन तो नहीं है, सपोज़ एग्जामिनेशन में हमें पता चला बच्चे को तो कोई दिक्कत है भाई, तो उसका स्पेशल कंडीशन क्या हो सकता है। तो कंजेनाइटल सिफिलिस हो सकता है, माँ जो HIV पॉजिटिव थी तो उसको BCG की वैक्सीन नहीं लगानी, तो स्पेशल कंडीशन, एक्सेप्शन की बात करेंगे। फिर बेबी को मेजर करेंगे, कितने इंच का है, कितनी लेंथ है, क्या हेड सर्कमफ्रेंस है, क्या चेस्ट का सर्कमफ्रेंस है। फिर बात करते हैं एट रिस्क की। अब हमने उसको मेजर कर लिया, मेजर करके हमें पता चला उसका बर्थ वेट कम है, तो ये एट रिस्क वाला बच्चा है भाई, जो 2.5 किलो से भी कम है। हो सकता है वो ट्विन हो सकता है वो फीड नहीं ले पा रहा, तो आर्टिफिशियल फीडिंग चल रही है, उसे डायरिया है, जो भी है एट रिस्क वाले बच्चे देखेंगे हम। फिर इम्यूनाइजेशन करानी बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 पॉइंट आ जाते हैं। 5 पॉइंट कैसे याद होंगे आपको, बच्चा बाहर आया, उसको इमीडिएट केयर दी, केयर देने के बाद उसको उसका एग्जामिनेशन किया। 2 तरीके की एग्जामिनेशन होती है, एक जो हमने निकालते ही करी, दूसरी जो पीडियाट्रिशियन 24 घंटे के अंदर करेगा। फिर आ गई, अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तीसरी बात हो गई स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में आएगा कंजेनाइटल कोई डिजीज़ तो नहीं, सिफिलिस जैसी, या फिर उसको HIV पॉजिटिव तो नहीं है उसकी माँ, तो उसको BCG का इंजेक्शन नहीं लगाना, ये एक एक्सेप्शन बता दिया। उसके बाद बताया कि अब चलो बच्चे को मेजर कर लेते, देख लेते कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या है। ये देखने के बाद पता चला कि बच्चे का तो वेट था वो कम है, तो इसका मतलब क्या है, एट रिस्क पे बच्चा, एट रिस्क का बच्चा है, मतलब कि 2.5 किलो से कम है, ट्विन हो सकता है, आर्टिफिशियल फीडिंग चल रही है, डायरिया उसको। उसके बाद अब ये सब पता चला, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन कर देंगे वैक्सीन लेके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है केयर ऑफ इन्फेंट्स। अब नॉर्मल बात कर रहे हैं इन्फेंट्स की, नियोनेटल की तो बात मैंने कर दी। अब आ रही है इन्फेंट की बात। इन्फेंट में क्या होता है, उसको फीड कराते हैं, दूध पिलाएंगे, ब्रेस्ट फीड कराएंगे, नहीं करा पा रही माँ, कोई भी दिक्कत है, माँ को डिजीज़ है कुछ, तो फिर आर्टिफिशियल फीडिंग चलती है। तो वीनिंग का मतलब होता है उसको धीरे धीरे माँ का दूध से हटा के दूसरी चीज़ों पे लाएंगे, जैसे कि दाल चावल, सॉफ्ट बॉइल्ड फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स मैश करके, ताकि बच्चे को बाकी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। फिर आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, देखेंगे बच्चे की अब ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, लेंथ, वेट, ये सब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हो रहा है बच्चे में या नहीं।
ठीक है। फिर उसकी असेसमेंट ऑफ बिहेवियरल डेवलपमेंट, माइलस्टोन देखेंगे बच्चा जिस टाइम पे क्रॉल करना चाहिए, जिस टाइम पे बोलना चाहिए, वो सब वो कर रहा है या नहीं, माइलस्टोन असेसमेंट करेंगे। ये 4 तरीके से करा जाता है, मोटर डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, अडेप्टिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट के हिसाब से। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन, तो बच्चे को वैक्सीनेशन करनी ही करनी है। लास्ट पॉइंट तो उसमें इम्यूनाइजेशन, इसमें वैक्सीनेशन, ठीक है। 5 है उसमें भी, इसमें भी 5 है। ये कैसे याद होंगे? पहले बच्चा देख, इन्फेंट की बात हो रही है तो फीडिंग से शुरू करते हैं, फीड करा, फिर उसका दूध छुड़वाया, फिर दूध छुड़वाया तो अब ग्रोथ चेक करेंगे। ग्रोथ मतलब कि देखेंगे कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस वगैरह जैसे होना चाहिए वैसे है या नहीं है। ये देखने के बाद माइलस्टोन देखेंगे, तो असेसमेंट ऑफ बिहेवियरल डेवलपमेंट। उसके बाद उसको वैक्सीनेशन, 5वां पॉइंट वही है। फिर प्री स्कूल, स्कूल मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप लिखना चाहो तो जो मैंने एक लाइन बताई थी वो याद कर लेना। उसके बाद केयर ऑफ हैंडीकैप, हैंडीकैप तो मैंने बता ही दिया, अपने लिए कैपेबल नहीं होते बच्चे। 3 तरीके के हैंडीकैप होते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल हैंडीकैप, ठीक है। प्रिवेंशन के भी बता दिए। पहला प्रिवेंशन है एट रिस्क ग्रुप के बारे में बता के माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पे, और सेकेंडरी होता है कि जल्दी से डायग्नोस करके उसे जो ट्रीटमेंट आप दे सकते हो वो दे दो, बच्चा अपने लायक तो ही जाए बच्चा। फिर इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर होता है हमें पता कैसे चलेगा कि MCH प्रोग्राम अच्छा जा रहा है या नहीं। तो इंडिकेटर का यही तरीका है कि आप मोर्टेलिटी और मोबिडिटी और ग्रोथ और डेवलपमेंट रेशोज़ देखो, जिसमें कि हम देखते हैं मदर की मोर्टेलिटी, फिर बच्चे की, और फिर चाइल्डहुड में यही 1 से 4 साल वाला, और 5 साल के अंदर, और चाइल्ड सर्वाइवल रेट। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं अभी एक फ्लो चार्ट डाल दूँगी, ठीक है, जिसमें कि आपको एक जिस्ट मिल जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। वो फ्लो चार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, और इतना ही हमें पढ़ना है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हैं और मैं वीडियोस डालूँ इन्हीं प्रोग्राम्स पे, तो डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चरक के जो हमारी लाइव सेशंस चल रहे हैं, जो लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, उनका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन करके, वहाँ पे एक ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन करके चरक की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से देते रहिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।